14 जुलाई 2023 इसी दिन इसरो अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और इस बार इसरो का मेन मकसद होगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जिसमें कि वो चंद्रयान 2 के समय फेल हो गए थे। और यदि इसरो इस मिशन में सक्सेस हो पाता है और चंद्रयान 3 की मदद से चांद की जांच शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन जाएगा जो कि उस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी को प्रूव कर पाएगा। पर सवाल ये है कि चंद्रयान 3 ऐसा कर कैसे पाएगा, उसमें कौन कौन सी टेक्निकल डिवाइस लगी हैं और वो क्या क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। बता दें कि चंद्रयान 3 का ये मिशन इसरो के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज्यादा मुश्किल है, जबकि मार्स पर चांद की तुलना में 33 गुना अधिक क्रेटर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दुनिया में 77 स्पेस एजेंसीज हैं, उनमें से सिर्फ 11 देशों ने ही सफलतापूर्वक मून मिशन को पूरा किया है, लेकिन इनमें भी सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जो अब तक लूनर सरफेस पर लैंडिंग कर पाए हैं, जबकि मंगल ग्रह तो ज्यादा दूर है जिस पर कि 5 देशों ने मिशन किया है और उनमें भी सिर्फ 2 देशों ने ही सफलता पाई है लैंडिंग करने में, जिससे कि मंगल ग्रह पर लैंडिंग सक्सेस रेट 40% और चांद पर 27% है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ औसतन स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर पहुँचने के लिए 7 महीने लगते हैं, वहीं चांद पर स्पेसक्राफ्ट महज 3 दिन में पहुँच जाता है। तो अगर गलती से भी चांद पर जाते वक्त उसका मार्ग किसी भी कारण से बदल जाता है तो बहुत कम समय मिलता है कि उसे रास्ते पर लाया जा सके। साथ ही स्पेसक्राफ्ट के स्पीड पर लैंडिंग का समय निर्धारित किया जाता है। तो अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर है तो उसे चांद पर लैंड करते वक्त सिर्फ 15 से 30 मिनट का ही समय मिलता है, वरना वो स्पेसक्राफ्ट नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लैंडिंग शुरू हो भी गई तो भी कुछ चीजें स्पेसक्राफ्ट के लैंडर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, जैसे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर। हम सब जानते हैं कि मार्स पर एटमॉस्फेयर है जो कि फ्रिक्शन पैदा करके लैंडर की स्पीड को खुद ब खुद कम कर देता है, इसलिए वहाँ लैंडिंग थोड़ी आसान हो जाती है। पर मून पर कोई एटमॉस्फेयर न होने की वजह से उसका पूरा का पूरा लोड पूरी तरह से थ्रस्टर पर आ जाता है और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग में दिक्कत करते हैं, क्योंकि ये पावरफुल थ्रस्टर्स जैसे ही चांद के सरफेस पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, उससे चांद की मिट्टी का उड़कर लैंडर में बैठने का खतरा बन जाता है। पिछली बार चंद्रयान 2 को जहां लैंड कराना था वो एरिया था मून का यही साउथ पोल, जहां की पूरे चांद के कंपैरिजन में सबसे अधिक गड्ढे, पहाड़ और खाई है, जिस बीच लैंडिंग के लिए सही जगह चुनना और सही उसी जगह पर लैंडर को लैंड कराना अपने आप में ही मुश्किल भरा काम है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करते वक्त टेम्परेचर पल भर में बदलता है, क्योंकि चांद को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 28 दिन लगते हैं, जिसमें कि 2 हफ्ते तक सूरज की ओर वाले हिस्से का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और साउथ पोल इन दोनों रीजन का जंक्शन है। अब अगर गलती से भी लैंडर साउथ पोल पर अचानक से लैंड होता है तो तापमान में अंतर की वजह से एक थर्मल शॉक उत्पन्न हो सकता है, और अगर थर्मल शॉक जनरेट हुआ तो इस लैंडर की हालत बिल्कुल इस कांच के जार के जैसी होगी। पर चलिए, अगर इन सभी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए इसरो अगर साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड करा लेता है, पर फिर भी इसके साथ संपर्क टूटने का खतरा तो रहता ही है। पर शायद आपको नहीं पता कि चांद के इस हिस्से पर हमेशा अंधेरा ही रहता है, जिसके कारण मून के कुछ हिस्से तो अब तक सूरज देखे ही नहीं हैं। अब ऐसे में लैंडर्स के सोलर पैनल्स काम कैसे करेंगे? इन्हीं सब वजह, यानी कि लैंडिंग का सही समय न मिलना, धूल से सेंसर्स का खराब होना, साउथ पोल का तापमान और सतह की मार और संपर्क का टूटना, इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए इसरो ने एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग प्रॉब्लम आने के चांसेस न के बराबर हैं। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा जगह खोज निकाला है जहां की कोई क्रिएटर और कोई पहाड़ है ही नहीं और न ही टेम्परेचर का कोई चक्कर। जब 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो पहले ये 5 बार धरती के चक्कर काटते हुए अपनी ऑर्बिट बढ़ाता गया, जिसके बाद चांद की ग्रेविटी पाने पर यह चांद के ऑर्बिट में एंटर कर गया और इससे फ्यूल भी कम खर्च हुआ और यही फ्यूल लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इसके बाद जब लैंडिंग का समय आएगा तब भी इसरो ने एक यूनिक प्लान सोचा हुआ है। इसरो इसे डायरेक्ट सरफेस पर लैंड कराएगा ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इससे थ्रस्ट ज्यादा धूल उड़ाएंगे जिससे कि सेंसर्स खराब हो जाएंगे। इसलिए चंद्रयान 3 लैंडिंग से पहले ही एकाएक स्पीड को घटाएगा और साथ ही लैंडिंग साइट को प्रॉपरली चेक करने के लिए चांद के इर्द गिर्द ऑर्बिट कम करके चक्कर काटेगा। यानी कि सिर्फ इन 2 स्टेप्स से चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के पहले 3 प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेगा। इसके बाद बात रही चौथे रीजन की, जो कि कम्युनिकेशन होगा। तो उसके लिए चंद्रयान 3 चांद पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, न कि अपने लैंडर से। वहीं वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे पृथ्वी और रोवर के बीच संपर्क बनाएगा। इसे यहाँ और भी आसानी से समझिए। डिजाइन के बेस पर देखें तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी 2 मॉड्यूल हैं, जिनका एवरेज वेट एक टाटा हैरियर कार के जितना है और कुल मिलाकर पूरे स्पेसक्राफ्ट का भार एक हाथी के भार जितना है। बस फर्क इतना है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे लिए ये काम ऑलरेडी ही कर रहा है, और इसीलिए चंद्रयान 3 में सिर्फ थोड़े बहुत ही मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तभी तो चंद्रयान 3 कोविड जैसे क्राइसिस और उससे हुए ग्लोबल शटडाउन के बाद भी महज 4 सालों में पूरी तरीके से तैयार हो गया। हाल ही में 5 अगस्त को सुबह के 7:15 पर चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीर खींचकर एक और माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। 15 दिन धरती के चक्कर लगाने के बाद फाइनली उसे चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कराने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली और बहुत ही जल्द वो दूसरे ऑर्बिट में भी एंटर कर गया। पर सवाल ये है कि जिस मिशन को नासा के अपोलो को पूरा करने में 4 दिन और यूएसएसआर ने इसे 34 घंटे में किया था, तो इसरो इस काम को करने के लिए 10 गुना समय क्यों ले रहा है? दरअसल बात ये है कि इन देशों ने अपने मिशन को डायरेक्टली मून के ऑर्बिट में ही लॉन्च कराया था, और ये लोग ऐसा कर पाए थे क्योंकि इनके मिशन का बजट हैवी था। तो जो लॉन्चर्स थे वो भी काफी ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकते थे। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कम लागत में मैक्सिमम सक्सेस रेट देना इसरो का हमेशा से ही यही मिशन रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि उन्होंने मंगलयान में किया था। इसमें चंद्रयान 3 सबसे पहले धरती के इर्द गिर्द 5 बार ऑर्बिट करेगा और फिर एक फायर बूस्ट की तरह मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी तरफ फेंका जाएगा। डायरेक्ट लॉन्चिंग में होता ये है कि एक बार में ही सैटेलाइट को सीधा लॉन्च करना होता है, इसलिए ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है और इसके लिए भारी मात्रा में फ्यूल लगता है, जो कि बजट को बढ़ा देता है। लेकिन इस टेक्निक से सिर्फ ऑर्बिट चेंजिंग के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए जहां अपोलो के लॉन्चिंग के लिए उसे 4,40,000 किलो का फ्यूल लगा था, वहीं चंद्रयान 3 उसे 15 गुना कम फ्यूल यानी कि सिर्फ 27,000 किलोग्राम में ही इस मिशन को पूरा करने वाला है। इस तरह जहां नासा को सिर्फ एक रॉकेट भेजने के लिए 2,919 करोड़ रुपए लगे थे, वहीं पर चंद्रयान 3 ये मिशन सिर्फ 615 करोड़ रुपए में करने वाला है। अब भले ही बजट कम है, लेकिन इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन के मुताबिक इतना कम बजट होने के बावजूद भी इसरो का सक्सेस रेट बाकी कंट्रीज से 50% ज्यादा है। साथ ही फॉर्मर इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण जी का तो ये कहना है कि चंद्रयान 3 निश्चित ही इस बार सक्सेस होगा। हाल ही में थ्रस्टर की मदद से 5 अगस्त को चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में इस टेक्निक की मदद से एंट्री ले चुका है। यानी कि सरल भाषा में यान ने चांद की ऑर्बिट में घुसने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुद को एक्सेलरेट किया है और चांद के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू भी कर दिया है। शुरुआत में जैसे चंद्रयान 3 धरती के ऑर्बिट में घूमकर अपनी साइज बढ़ा रहा था, बिल्कुल उसके विपरीत यहाँ मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद वो अपनी ऑर्बिटल साइज और अपनी स्पीड दोनों को कम करने लगेगा। उसके बाद जैसे ही यान मून सरफेस से कुछ 30 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगा, वो उस पर लगाए गए सेंसर्स की मदद से अपनी लैंडिंग स्पॉट को सर्च करेगा और मून के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर साउथ पोल पर ये लैंडिंग सक्सेसफुल हुई तो 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 पर इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। बताते चलें कि इस मिशन में बाकी कंट्रीज भी इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। जर्मनी का गुनहिली अर्थ स्टेशन लिमिटेड ये सारे चंद्रयान 3 को ट्रैक करके उससे आए सभी डेटा को इसरो के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन सब से इसरो को ही मदद नहीं मिलेगी
बल्कि स्पेस फ्लाइट कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि जैसे ही ये मिशन सक्सेसफुल होगा, इसरो अपने सेकंड मिशन गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर देगा, जिसमें वायुमित्रा नाम का एक रोबोट भी होगा। अभी आप सिर्फ ये प्रार्थना कीजिए कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सही लैंड कर जाए और 23 अगस्त की शाम को पूरे इंडिया को खुशखबरी मिले। इसके आगे का अपडेट हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर देते जाइएगा।